हेलो एवरीवन, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। अब आप कमेंट में गुड नाइट मत लिख दीजिएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस आपको समझाए जाते हैं। इस सीरीज में आपको अभी तक एग्जाम्पल 1.10 तक समझाया जा चुका है, जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1.11 के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.11, इसमें आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex is equal to alpha x to the power 1/2, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which alpha is equal to 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2। इसमें आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो आपसे इसमें पूछा गया है फर्स्ट नंबर पार्ट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और सेकेंड जो है द चार्ज विद इन द क्यूब। और इसमें ये कहा गया है कि एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है जिसमें क्यूब है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे साइड दिया गया है ए। आपसे इस क्वेश्चन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जिसमें x डायरेक्शन में तो कंपोनेंट दिया गया है मगर y और z डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है। इसके साथ ही साथ ये जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट दिया गया उसमें जो यहाँ पे अल्फा लिखा गया है, इस अल्फा का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया जा चुका है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2। आपको इसमें फ्लक्स के बारे में बताना है कि इस क्यूब से होके टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। अगर हम बात करें गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ में आप फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई जो होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड है, इसका मतलब अगर कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो उसके लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। मगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि आपसे इस क्वेश्चन में फ्लक्स भी पूछा गया, साथ ही साथ चार्ज भी पूछा गया, मतलब ये दोनों के दोनों अननोन है। अगर गॉस लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे तो ना तो हमें ये पता होगा ना तो ये पता होगा, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम काम यहाँ क्या करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटीग्रल फॉर्म यही होता है ई डॉट डी ए। आप चाहे डी ए के फॉर्म में लिखिए चाहे डी एस के फॉर्म में देखिए, ये एरिया वेक्टर या फिर सरफेस एरिया को डिनोट करता है। तो हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज गिवन दैट Ex इज इक्वल टू अल्फा x टू द पावर 1/2। यहाँ पे लिखा गया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो खैर अल्फा का तो वैल्यू दिया गया है, मगर ये जो x है इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो Ex का वैल्यू अल्फा का वैल्यू पुट करने के बाद कुछ और मिलेगा। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू हम बदल देंगे तो Ex का वैल्यू बदल जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा। इसका मतलब यहाँ पर x के वैल्यू के ऊपर Ex का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसीलिए लिखा गया कि ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का y डायरेक्शन में z डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट 0 है। अल्फा का वैल्यू भी दिया गया था। हमारे पास ये क्यूब है, इस क्यूब को दोबारा सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्यूब में, तो क्यूब में आपको मालूम है कि टोटल जो वो 6 फेस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई क्यूब लें, जैसे आपके सामने एक क्यूब है, इसमें टोटल जो है वो 6 फेस होंगे। ये फर्स्ट, इधर वाला सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये 6 है। अब यहाँ पे ये जो 6 फेसेस रखे गए हैं, या यूं कहें कि इस क्यूब में जो टोटल 6 फेस हैं, इसमें अगर हम बात करें एरिया वेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन का किसी 3 डायमेंशनल शेप के लिए, जैसे ये क्यूब जो है वो 3D सरफेस में आएगा, 3 डायमेंशनल है, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और किसी भी 3 डायमेंशनल शेप के लिए एरिया वेक्टर का
डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, मतलब इसके अंदर की तरफ हमें नहीं लेना है, जब भी लेना है बाहर की तरफ लेना है और हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। इस क्यूब में टोटल 6 फेस है, तो हर फेस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर बनाए, जैसे मान लीजिए इस फेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, इस फेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से आएगा। मतलब इन 6 फेस के लिए हमारे पास 6 तरीके का परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा हर एक फेस के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया था उस फिगर के अकॉर्डिंग हम 2 फेस कंसीडर करेंगे, ये फेस हमारा और ये फेस हमारा। यहाँ पे इसको हम नाम दे रहे हैं फेस 1 का और इसको हम नाम दे रहे हैं फेस 2 का। क्यों इन्हीं दोनों फेस को कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही मिला है, बाकी डायरेक्शन में 0 हो गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमें कंसीडर करना है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग करना है, और इस एक्सिस के अलोंग सिर्फ और सिर्फ 2 ही फेस मिलेगा, एक फेस ये आएगा और एक फेस ये आएगा। इस एक्सिस के अगर हम ऐसे चलें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दोनों फेस मिलेगा। एरिया वेक्टर भले सब में मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ इन दोनों फेस के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो अगर इस फेस का बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट फेस है इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ ही जाएगा। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इस सेकेंड फेस का हम बात करें, सेकेंड फेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। और जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही है। अगर ये जो हमारा जो ऊपर वाला सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बाकी किसी में आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही लेना है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये दोनों फेस को छोड़कर आप किसी भी फेस पे चले जाइए, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच कहने का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। जैसे मान लीजिए नीचे वाला सरफेस लेंगे तो ds नीचे की तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, फिर भी 90 डिग्री आएगा। तो सिर्फ ये दोनों एंगल जो हैं वो अलग है, इसमें 180 डिग्री आया है और इसमें 0 डिग्री आया है। बाकी जितने भी 4 फेस है उन सबके लिए जो एंगल आएगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री ही आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर फेस 1। यहाँ पे ये जो फेस 1 है इसके लिए, फेस 1 के लिए क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो साइड है वो a है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ओरिजिन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a होगा। फिर ये क्यूब का यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस a होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया था क्यूब का साइड जो है वो है। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ a लिखा हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का a, और क्यूब का साइड भी है। ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर एक्स एक्सिस का यहाँ पे क्यूब अगर रख दे हम ऐसे, तो ये हमारा ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a। तो अगर इस फेस का बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा 2a हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर हम इस फेस का बात करेंगे, ये सेकेंड वाले फेस का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का a होगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का a, दोनों मिला के 2a हो जाएगा। और जबकि सिर्फ फर्स्ट वाले फेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से डिस्टेंस a ही होगा। और आप जानते हैं जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे जो है वो ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर फेस 1 के लिए x का वैल्यू क्या है? a है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x एक्सिस पे a है। तो इसी a का वैल्यू यहाँ पे ला के रख दीजिए, तो हम लिख सकते हैं Ex इज इक्वल टू, तो यहाँ पे E1 कंसिडर कर लिए Ex को, E1 इज इक्वल टू अल्फा को रहने दिया गया, x की जगह हमने a पुट कर दिया, तो आ गया E1 इज इक्वल टू अल्फा a टू द पावर 1/2। अब अगर सेकेंड फेस का बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक a और यहाँ से लेके यहाँ तक मिला के टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2a, तो इसलिए सेकेंड फेस के लिए रखा गया a प्लस a इज इक्वल टू 2a। अब इसी x की जगह हम 2a पुट कर देंगे और इसको E2 का नाम दे देंगे। अब क्वेश्चन में 2 पार्ट था तो बारी बारी से दोनों पार्ट को निकालेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं जिसमें है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा वो होगा कितना? तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। अब यहाँ पे टोटल 6 फेसेस है, तो एक काम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 6 फेसेस हैं सबके लिए अलग अलग इसको हम लिख देते हैं।
तो सबसे पहले वाले फेस के लिए लिख दिया गया इंटीग्रल ई डॉट डी एस। यहाँ फेस 1 है, यहाँ फेस 2 है, यहाँ फेस 3, फेस 4, फेस 5 और फेस 6 टोटल फेस है। अब ये क्लोज इंटीग्रल नहीं था, इसलिए किसी में हम क्लोज साइन नहीं लगाएंगे। क्लोज इंटीग्रल इसलिए लगाया गया था कि क्योंकि ये चारों तरफ से क्यूब हम एक साथ ले रहे थे, क्लोज था। अब हम पर्टिकुलर एक फेस का बात कर रहे हैं, तो एक फेस के लिए तो ये क्लोज सरफेस होगा नहीं, इसलिए किसी में भी क्लोज इंटीग्रल वाला साइन नहीं यूज किया गया। सीधे हमने इंटीग्रेशन लगाया और नीचे बता दिया है कि कौन सा किस फेस के लिए है। अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट फेस का, तो फर्स्ट फेस के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल आया है वो 180 डिग्री आया और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपके पास ए डॉट बी हो, ए डॉट बी, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ई डॉट डी एस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे जो ई है वो फर्स्ट वाले फेस के लिए हमने E1 कंसीडर किया था, इसलिए यहाँ पे हमने E1 लिख दिया। तो E1 ds cos थीटा, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री फर्स्ट फेस के लिए। सेकेंड फेस का अगर बात करें तो सेकेंड फेस के लिए E2 है, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा E2 ds cos 0 डिग्री। बाकी यहाँ पे जितने भी हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जितने भी फेस हैं सबके लिए जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और cos 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जितने भी चारों फेस हैं उनके लिए इस इंटीग्रल का वैल्यू सीधे से 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक ही बार 0 लिख दिया गया है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो मिलेगा, एक ये फर्स्ट वाले फेस का और ये सेकेंड वाले फेस का। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आप जान रहे हैं कि cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है, यहाँ देखिए cos 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है -1 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसी में हम पुट कर दें तो यहाँ cos 180 डिग्री था, -1 है तो माइनस को आगे लिख दिया गया, और cos 0 का 1 होता है तो ये वैसे ही रह जाएगा। ई जो है वो यूनिफॉर्म होगा, इसलिए इसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया जाता है। E2 भी यूनिफॉर्म होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है। ds किसी भी एक सरफेस का एरिया, तो यहाँ पे अगर क्यूब के सरफेस का बात करें तो अगर हमारे पास क्यूब है तो इस क्यूब का एक सरफेस अगर आप ध्यान से देखिए तो ये स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया आपको मालूम है, ये जो हमारा एक साइड है और ये दूसरा साइड है, इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक साइड ए दूसरा साइड ए, मतलब ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है क्यूब का अगर कोई भी सरफेस हम ले रहे हैं तो उसके एरिया का फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर। उसी तरीके इसका भी वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर दिया गया कि इंटीग्रल ds है क्या, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि होता है साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया -E1 a स्क्वायर प्लस E2 a स्क्वायर। अब E1 और E2 का जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे E1 और E2 का कौन सा वैल्यू, तो यहाँ पे जो आपको मिला था स्टार्टिंग में फॉर फेस 1 के लिए E1 इज इक्वल टू ये और E2 इज इक्वल टू अल्फा 2a टू द पावर 1/2, यही वैल्यू ला के इसमें रख दीजिए। तो यूजिंग वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2 इन एबव, तो हमारे पास आ क्या जाएगा, E1 की जगह रख दिया गया अल्फा a टू द पावर 1/2, E2 की जगह अल्फा 2a टू द पावर 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और आपको मालूम है अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 2 में 1 + 2 को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया -α 5/2। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2a टू द पावर 1/2 है, तो अल्फा को वैसे रहने दिया गया। अगर पूरे का पावर 1/2 है तो इसको बारी बारी से दोनों का लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख दिए 2 का पावर 1/2 और फिर आता a का पावर 1/2, a का स्क्वायर जैसे यहाँ था, तो फिर से इसको सॉल्व कर देते तो हो जाता है a टू द पावर 5/2। अब इन दोनों में देखिए तो अल्फा और a टू द पावर 5/2 दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फा a टू द पावर 5/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म कॉमन में आ गया, इसलिए हो गया -1, और यहाँ पे 2 का पावर 1/2 आया, और 2 का पावर 1/2 का मतलब होता है √2। अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू जो है वो भी क्वेश्चन में दिया गया था, एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 0.1 मीटर, तो ए का वैल्यू यहाँ रख दिया गया 0.1 पावर 5/2, इसमें यहाँ पे है पावर 5/2, और उसके बाद -1 + √2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 - 1। अब इसी को सॉल्व करना, जैसे यहाँ मेंशन भी कर दिया गया है कि अल्फा का वैल्यू ये था और ए का वैल्यू ये था। √2 का आपको वैल्यू पता है 1.414 होता है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो खैर √2 का तो वैल्यू 1.414 होता है, तो इसमें से 1 आसानी से आप माइनस कर देंगे, 1.414 में से 1 माइनस करेंगे, सीधे से आ जाएगा 0.414। सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम होगा वो होगा ये 0.1 टू द पावर 5/2। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है
1 इसका पावर 5/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 इसका पावर 5 कर दीजिए और पूरे का पावर फिर से 1/2 कर दीजिए। आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर आता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो आया 1/2 किसी भी चीज का पावर आया इसका मतलब वो रूट में चला जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 टू द पावर 5 और ये 1/2 जो था उसको हमने एज ए रूट कंसीडर कर लिया, यानी कि रूट में बना दिया। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत होता, मगर यहाँ देखिए तो अब आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा गया है 0.1 टू द पावर 5, इसको अंडर रूट में कर दिया गया। 5 है, इसका मतलब इसका 5 अब मल्टीप्लाई होगा, तो जिसमें पेयर बना के हम 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, जबकि एक जो है वो रूट में छूट जाएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.01 और रूट में 0.1 का वैल्यू होता है 0.316। अब इसी में सबको ला के रख दीजिए, 800 वैसे ही रह गया। इसको सॉल्व करने पे हमें ये वैल्यू आया है, तो यहाँ पे उसको लिख दिया गया और उसके बाद इसको सॉल्व किए तो आया है 0.414, ये लिख दिया गया। इस सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.046 और इस 6 को छोड़ेंगे तो राउंड ऑफ करने पे ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ चुका है इस पूरे क्यूब के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था जिसमें आपसे चार्ज पूछा गया था कि क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। अब हमारे पास एक टर्म आ चुका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता हो चुका है, अब हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता दिया गया, जैसे आप जानते हैं गॉस लॉ यूज करते हैं क्लोज सरफेस के लिए, तो यहाँ पे वही एक लाइन मेंशन कर दिया गया, सिंस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस सो वी कैन यूज गॉस लॉ। क्यूब जो है वो क्लोज सरफेस होता है, इसलिए हम गॉस लॉ का यूज आसानी से कर सकते हैं। गॉस लॉ होता क्या, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू है क्या, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, जैसे यहाँ क्यूब है तो उस क्यूब के अंदर का जो चार्ज है, यानी कि जो भी चार्ज हम ले रहे हैं वो 3D सरफेस से घिरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे हम चार्ज निकालना है तो क्यू को हम लिख सकते हैं फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। फाई ई का वैल्यू यहाँ से निकला ही है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12। और चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसे लास्ट लाइन मेंशन कर दिया गया। द चार्ज विद इन द क्यूब इज 9.27 10 टू द पावर -12 कूलम। तो ये था आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.11। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 1.12।